हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम अच्छी हूँ। चलिए आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को प्रैप टुडे के बारे में बताना चाहते हो। प्रैप टुडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आप सभी को एसएससी एग्जाम्स की करवाते हैं, जहाँ पर आप सभी को डेली मैथ्स वीडियोस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी के सभी वीडियो मिलते हैं। तो प्रैप टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड प्रैप टुडे को तो सब्सक्राइब करना ही है। जो भी व्यूवर्स भटनेर आईएएस में न्यू आए हैं, आप सभी लोग भी सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरी क्लासेस की तुरंत आप तक पहुंच सके। तो देखिए बेसिकली ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें कुछ योजना वगैरह बची हुई हैं, कुछ योजनाओं के टॉपिक बचे हुए हैं, कुछ योजनाओं के टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, प्लस मेन क्वेश्चंस देखेंगे कि एक्चुअल में हमें सिर्फ 2 से 3 योजनाओं के बारे में ही देखना है। तो आज के आज ही मैं आप सभी को मेंस के क्वेश्चंस दे दूंगी। उन मेंस के क्वेश्चंस को आप लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितना जो भी पढ़ाया हुआ है मेंस के क्वेश्चंस भी सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं उन्हीं टॉपिक से दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा न्यू या अलग नहीं दिया। उसके बाद कल की क्लास में जो है वो हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि तो सेम अप्रोच जो रहेगी जैसे हम हमेशा रखते हैं। मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगी, आप अपने पेन कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। लास्ट में आप फाइनल स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अपना स्कोर बताते हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने का मीनिंग निकल रहा है। तो चलिए पहली योजना जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जैव ईंधन नीति के बारे में। तो देखिए कुछ टाइम पहले ही कुछ टाइम पहले तो नहीं, एक्चुअली हो गया है काफी टाइम पहले, लेकिन केंद्रीय ये चर्चा में, ये न्यूज में, ये एग्जाम में इसलिए भी पूछी जा सकती है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर जो है वो राष्ट्रीय नीति को 2018 में ही मंजूरी दे दी थी। अब ये देखिए बहुत बार ऐसा होता है होंगे कि अब तो 2022 आने वाला है, एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये एक करंट का पार्ट रहा है। अगर हम ट्रेडिशनली तौर पे देखें, यूपीएससी के एग्जाम को देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा न्यूज में जो 3-3 4-4 साल पहले या 2-2 साल पहले रहा है सभी का पूरा पूरा न्यूज पढ़ना है। लेकिन बहुत बार कुछ पॉलिसी वगैरह होती है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, तो पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उनके पूछे जाने की कभी कभी संभावना हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो जैव ईंधन नीति पर राष्ट्रीय नीति 2018 को मंजूर। इसी नीति से जो है वो न केवल गन्ना किसानों को, देखिए राष्ट्रीय ईंधन नीति से किसे किसे फायदा होगा। इस नीति से गन्ना किसानों को अपना अतिशेष स्टॉक निपटाने में मदद मिलेगी, बल्कि देश की जो तेल आयात पर निर्भरता थी उसकी कमी आएगी। क्योंकि आप सभी को अगर पता हो कि हमारे देश में जो तेल होता है वो बाहर से आयात किया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो तेल के लिए जो है वो इंडिया दूसरी अदर कंट्रीज के इम्पोर्टेंट जानते हैं। इस नीति के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि क्या हो सकती है इस नीति की इम्पोर्टेंस। तो अगर देखिए इस नीति की हम बात करें तो इस नीति में गन्ने का रस जो है, शुगर वाली वस्तु, बंदर हो गया, स्वीट सोरगम हो गया, स्टार्च वाली वस्तुएं, कॉर्न, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे कि गेहूं हो गया, टूटा चावल हो गया, सड़े हुए आलू हो गया, इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए इन सभी का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है क्योंकि जो टूटे वगैरह चावल है, सड़े हुए आलू वगैरह है, तो इनका प्रयोग जो है वो ह्यूमंस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो अब इनका प्रयोग कहीं ना कहीं पर किया जाए तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इनके इस्तेमाल के लिए जो है वो अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। तो इसी के अलावा जैसे कि उत्पादन जब कोई भी किसान जो है वो अपनी फसल उगाता है
तो उस फसल के दौरान हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसान को जो है वो अपना उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यानी जितना उसे उसका मूल्य जो है वो मिलना चाहिए, सो उतना उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिस कारण से मेन पर्पस जो था, जैसे किसानों को अपना उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उसी कारण से जो है वो ध्यान में रखते हुए इसी नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन जो समन्वय समिति की, उसी की मंजूरी से इथेनॉल उत्पादन के लिए जो है वो पेट्रोल के साथ उसे मिलाने हेतु अधिशेष अनाजों की इस्तेमाल की में किया क्या गया है एक्चुअल में, देखिए अभी से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत अनाज ऐसा होता है जो के द्वारा, सॉरी, किसी के द्वारा जो है वो खाया नहीं जाता, यानी अब कच्चे आलू वो सॉरी सड़े हुए आलू तो ऑब्वियसली कोई नहीं खाएगा, वो बेकार ही होते हैं, फेंके ही जाते हैं, जानवरों को भी नहीं खिलाए जाते ना। बहुत बार जैसे घर में आलू वगैरह सड़ गए तो फेंक दिए जाते हैं ना। बहुत बार ऐसे होते हैं कि चावल जो है वो काफी ज्यादा टूटे होते हैं, तो हम जानवरों वगैरह को अगर खिला दिए तो पका के खिला दिए, अदरवाइज नहीं खिलाया जाता है। तो इसी के कारण क्या है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय जैव ईंधन तो राष्ट्रीय जैव ईंधन समिति ने ही इसी बात की मंजूरी दी कि इस को यूज करके जो है वो इथेनॉल का उत्पादन किया जाए, और इथेनॉल का उत्पादन करने के बाद उसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाए। अब पेट्रोल के साथ मिलाया जाएगा तो वो वर्क जो है, जैसे पेट्रोल कर रहा है, गाड़ियां वगैरह चल रही हैं, वो सेम वैसे ही होगा। बस यहाँ पे होगा क्या कि हमें जो पेट्रोल वगैरह होता है उसका इस्तेमाल जो है वो कम करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर हम जैव ईंधन नीति को देखें तो ये आधारभूत जैव ईंधन की बात की। आधारभूत जैव ईंधन क्या होते हैं, जैसे जैव इथेनॉल और जैव डीजल, तो विकसित जैव ईंधन जिन्हें दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन माना जाता है, जैसे कि इथेनॉल हो गया, जैसे कि नगर निगम वाला जो कचरा वगैरह हो गया, उन्हीं को लेकर जो है इनमें कार्य जो है वो किया जा रहा है। साथ ही अगर हम देखें कि जैव ईंधन के लिए जो है वो नीति में 2G इथेनॉल, जैव रिफाइनरी, 1G जैव ईंधन की तुलना में काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आने वाले टाइम पीरियड्स में रिफाइनरी वगैरह लगाई जाएंगी। वहीं अगर हम देखें कि जैव ईंधन नीति के लिए जो है वो लगभग जो है वो 500 करोड़ रुपीस नीति जो है, या एक टारगेट रखा गया है कि इतने में जो हमारे सारे टारगेट्स है। वहीं इसी नीति में जो गैर खाद्य जैसे तिलहन वगैरह होता है, इनका इस्तेमाल जो है किए जा चुके खाना पकाने का तेल हो गया, या फिर अ, लघु फसलें, जैसे शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप हो गई, तो इनका उपयोग भी जो है वो बायोडीजल वगैरह के निर्माण में किया जा रहा है। आखिर इस नीति के लाभ क्या हो सकते हैं, लाभ के बारे में बात करते हैं कि इस नीति के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इस नीति के अगर हम लाभ की बात करें तो 1 करोड़ लीटर में E10 वर्तमान टाइम पीरियड में अगर देखें तो लगभग 28 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत कर, लगभग ये फायदा हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें वर्ष 2018 17-18 में लगभग जो है वो 150 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति गई थी, कि लगभग 150 करोड़ लीटर जो इथेनॉल है उसकी आपूर्ति की जाएगी, जिससे लगभग 4000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जो है बचत। लगभग 2017-18 में लगभग जो है वो 150 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति होने की उम्मीद है, जिसमें से 4000 करोड़ रुपए की जो विदेशी मुद्रा है उस, वहीं 1 करोड़ लीटर लगभग एक टन से करीब जो है वो 20,000 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो भी कम हो जाएगा। वहीं पर जैसे कि इस्तेमाल हो चुका खाना जो है वो पकाने का तेल, जिसका बार बार प्रयोग जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब किस तरीके, देखिए यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बात क्या कही गई, इसी जैव ईंधन योजना के तहत ये बात कही लेकर आया गया कि जो खाना पकाने का तेल होता है, जैसे सरसों वगैरह को ऑयल हो गया,
एक बार अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो एक बार के लिए जो है वो बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आखिर प्रॉब्लम कब होती है? देखिए, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम तब होना स्टार्ट होती है जब हम उसी ऑयल को बार बार, क्योंकि उसके जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो एक बार के बाद, एक बार हीट होने के बाद सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। अब दोबारा हमको क्या करना चालू करते हैं, उसे उसी हीट पर पकाना चालू करते हैं, फिर तो कहीं ना कहीं वो जो है वो हेल्पफुल नहीं रह जाता, इवन वो शरीर के लिए हमारे जो है वो हानिकारक हो जाता है। इस योजना को लेकर आया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसी योजना में ये बात भी कही गई कि जो इस्तेमाल किया जा चुका है ना खाना बनाने वाला तेल, अब उसको आप अगेन मत इस्तेमाल करिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आपको फेंक देना है, उस ऑयल को क्या करिए, आप जो है इस योजना के तहत कहा गया कि आप हमें दीजिए, और उसके उससे हम क्या करेंगे, उससे जो है वो हम इथेनॉल बनाएंगे, जो कि जैव ईंधन के लिए संभावित जो है वो फीड स्टॉक हो सकता है। और जैव ईंधन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से भी बचा जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो खाना बनाने खाना पकाने के तेल का जो है वो खाना पकाएगा जब कोई भी व्यक्ति, तो उसमें दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा, और जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे उसमें बचे रहेंगे। वहीं अगर हम देखें कि लगभग अगर हम देखते हैं, एक अनुमान लगाया गया कि एक अनुमान के अकॉर्डिंग हर साल भारत में जो नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाओं से लगभग 62 62 जो है वो SMT यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है, जो ऐसी प्रौद्योगिकियों में उपलब्ध है जहाँ पे कचरा, प्लास्टिक, MW को ईंधन के रूप में जो है वो परिवर्तित किया जाता है। तो ये था इस नीति के अपेक्षित लाभ। लगभग 62 MMT ठोस कचरा निकलता है। वहीं पे कुछ ऐसी प्रौद्योगिकियां भी उपलब्ध हैं जो कचरा, प्लास्टिक जो है वो MSW को ईंधन में परिवर्तित कर, तो ये जो है ये वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट पार्टिकल या वेस्ट मटेरियल है, तो वेस्ट मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, वेस्ट मटेरियल को ईंधन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि फ्यूल्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण लोग जो हैं वो अपनी हेल्प ले सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसी की सहायता से जो लोगों का थोड़ा सा हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट जो योजना है वो नेक्स्ट योजना आखिर कौन सी है? तो नेक्स्ट योजना है अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना। आखिर ये अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना क्या है? तो इसके लिए जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही, लगभग ये जो है ये 2021 की ही योजना है। तो भारत की अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें किया क्या गया है, जैसे कि ये जो है ये योजना प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड मींस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब प्रीलिम्स के लिए किस टाइप से इम्पोर्टेंट है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, ये तो प्रीलिम्स में जो है ये अपतटीय पवन ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो मैंने इसके बेसिक आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाए, एंड ये जो योजना, तो दोनों जो है वो रिलेट करके कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। वहीं मेंस के लिए भी अगर हम बात करते हैं, तो अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावनाएं एवं लाभ, पवन ऊर्जा से संबंधित चुनौतियां एवं नीतियां, ये सभी जो है इस तरीके से के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस योजना के बारे में देखते हैं। कुछ टाइम पहले ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो MNRE है, अब इस मंत्रालय का नाम जो है वो, उम्मीद है आप सभी को अब तो एकदम ना रट गया होगा, माइंड में एकदम जो है वो छप गया होगा। अच्छा, MNRE मतलब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगर आपको भूल आया था तो मैं याद दिला दूं कि ये जो मंत्रालय है ना, जब एनर्जी टेक्नोलॉजी वगैरह चलेगा ना तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये जब आप एनर्जी टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ोगे ना तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, MNRE ने 2022 तक लगभग 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य रखा है, और लगभग 2030 तक का 30 गीगावाट तक का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है। अचीवमेंट करने की बात कही गई है कि एक्चुअली में हम
इसको जो है वो अचीव करने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया है अगर अचीव किया जाए। भारत की तटरेखा की अगर हम बात करते हैं तो लगभग तटरेखा जो है वो 7,600 किलोमीटर की है, जिसके थ्रू अगर हम देखें तो 127 गीगावाट जो है वो अपतटीय ऊर्जा से उत्पन्न किया जा सकता है। अब अपतटीय ऊर्जा आखिर होती क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। जो अपतटीय पवन ऊर्जा है, अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो अपतटीय पवन ऊर्जा जो है वो सामान्यतः हमें दो प्रकार से देखने को मिलती है। एक जो है वो तटवर्ती पवन फार्म, जो कि भूमि पर स्थित पवन टरबाइनों के व्यापक रूप में स्थापित है। काफी ज्यादा मात्रा में हमें ये टरबाइन्स देखने को मिलती है। और अपतटीय पवन जो है वो फार्म जो जल निकायों में स्थित और प्रतिष्ठान है। दो तरीके की हो, एक जो हो गई तटवर्ती पवन, तटवर्ती पवन हो गई, एंड दूसरा जो है वो हो गई अपतटीय पवन। बेसिकली दो टाइप की पवन है, तटवर्ती पवन और दूसरा जो है वो है अपतटीय पवन। अब जो बेसिकली जो तटवर्ती पवन होती है वो भूमि पर जो यानी जमीन पर जो स्थित पवन टरबाइन होती है उनमें व्यापक रूप से, नहीं अपतटीय पवन जो है फॉर्म में जो भी जल है उनमें स्थित होती है। अब जो अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में बात करें कि एक्चुअली में अपतटीय पवन ऊर्जा आखिर है क्या, तो जब हम अपतटीय पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो अपतटीय पवन ऊर्जा का मीनिंग और तात्पर्य जो है वो जल निकायों के अंदर पवन फार्मों की स्थापना से है। जो भी यानी जो भी जल निकाय होते हैं, जल निकायों के अंदर जो पवन फार्म होते हैं स्थापना से, वहीं वे बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्री हवाओं का उपयोग करते हैं। जब बिजली उत्पादन की जाती है तो उसके लिए जो है वो समुद्री हवाओं का उपयोग किया जाता है। और ये पवन फार्म या तो फिक्स्ड फाउंडेशन टरबाइन या फिर फ्लोटिंग विंड टरबाइन के रूप में है वो कार्य करते हैं। उपयोग इनका जो है वो बेसिकली किया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, वहीं अपतटीय पवन फार्म को जो है वो तट से कम लगभग 200 समुद्री मील 50 फीट गहरा भी होना चाहिए। वहीं अपतटीय पवन टरबाइन जो होती है वो बिजली का उत्पादन करते हैं, जो कि समुद्र तल में दबे केबलों के माध्यम से तट पर वापस आ जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी प्रेजेंट टाइम में स्थिति के बारे में कि प्रेजेंट टाइम में स्थिति लगभग क्या है, तो पवन ऊर्जा की स्थिति जो है प्रेजेंट टाइम में वो मार्च 2021 में जो है वो एक वर्ष में भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 39.2 गीगावाट तक। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर स्थिति की बात करते हैं तो काफी अच्छी है। वहीं अगले 5 सालों में लगभग उम्मीद की जा रही है कि 20 गीगावाट जो है वो और एक्स्ट्रा उत्पादन कर लिया जाएगा, यानी कि फिर कितना हो जाएगा, लगभग मान के चलिए जो है वो 69 हो जाएगा, 59 होगा। एक्चुअली में 20 गीगावाट ही तो एक्स्ट्रा उत्पादन होना है ना। चलिए, वहीं वर्ष 2010 और 2020 के बीच जो है वो पवन उत्पादन की कुल वार्षिक वृद्धि दर जो है वो अगर हम हर साल के बेसिस पे देखें कि हर साल लगभग कितनी वृद्धि हुई है, तो हर साल लगभग जो है वो 11.39 रही है। जबकि स्थापित क्षमता के मामले में ये दर जो है वो 8.78%। वहीं व्यावसायिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो 95% से भी अधिक संसाधन 7 राज्यों में ही हमें देखने को मिलते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु। ये जो बेसिकली 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें 95% जो है वो दोहन योग्य जो भी संसाधन है वो इन 7 स्टेट्स में ज्यादा देखने। अब इसके लाभ की बात करते हैं कि इसके लाभ आखिर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लाभ से अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम एक ग्राफ के बेसिस पे शो करना चाहें कि एक्चुअली में किस ईयर जो है वो कितना कितना वो बना है, तो चलिए बता ही देते। एक्चुअली में ये ग्राफ एज सच कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे आपने 2013 14
यहाँ पे जो है मान लीजिए आपने 14, 17, 18, 19, ये एक्चुअली में सभी के आगे 2019, 20 लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रेशो दे सकते हैं। अपना रेशो 0 से स्टार्ट करके 1000, 1200, 14, इस तरीके से आप जो है वो रेशो ले। तो 2013, 14 में जो लगभग ये बना है वो क्या बना है, लगभग 957, 957 जो आएगा लगभग 800 और 1000 के बीच रहेगा। फिर 2014, 2015 में ये जो गया है ये 10,000, 1010 गया है, यहाँ तक पहुँचेगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे 75 हुआ है। लाइन्स गड़बड़ बनी। फिर यहाँ पे 1122, यहाँ पे 1149, यहाँ पे 1181 प्रेजेंट कर ही दे। यहाँ फिर 1120, 1120, 11, यहाँ पे 1200। ये ग्राफ जो है वो बेसिकली धीरे धीरे इस टाइप से बढ़ा है, कोई ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। चलिए अब इनके लाभ के बारे में बात करते हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम जल निकायों की बात करते हैं, जल निकायों पर जो हवा की गति होती है अधिक और दिशा सुसंगत, यानी जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर पर जो विंड की जो गति होती है, स्पीड जो होती है विंड की, वो काफी ज्यादा अधिक होती है और दिशा सुसंगत, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपतटीय पवन फार्म मानक स्थापित क्षमता से अधिक बिजली, और वहीं तटवर्ती टरबाइनों की तुलना में जो है वो ऊर्जा की समान क्षमता का उत्पादन करने के लिए कम अपतटीय टरबाइनों की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है कि जो तटवर्ती टरबाइन होती है, तो तटवर्ती टरबाइनों की तुलना में ऊर्जा की जो समान क्षमता होती है, सो समान क्षमता का उत्पादन करने के लिए कम अपतटीय टरबाइनों की आवश्यकता होती है। वहीं अपतटीय पवन फार्म में जो है वो तटवर्ती पवन फार्म की तुलना में अधिक उपयोगिता CUF होती है। इसीलिए जो है वो अपतटीय पवन ऊर्जा लंबे समय तक संचालन की अनुमति देती है। तो संचालन की अनुमति जो है वो लंबे टाइम तक इसी कारण से जो है वो हो पाती है। वहीं अगर हम बात करें एक विंड टरबाइन की यानी CUF की, तो औसत आउटपुट ऊर्जा के लिए अधिकतम ऊर्जा क्षमताओं के विभाजन के समान होती है। बड़ी और ऊंची अपतटीय पवन चक्कियों का निर्माण जो है वो भी संभव होता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हो। वहीं इसके अलावा पवन का प्रवाह जो है वो पहाड़ियों या फिर इमारतों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो एयर होती है, तो एयर का जो फ्लो होता है वो किसी भी पहाड़ी वगैरह के कारण या किसी भी इमारत के कारण जो है वो ऐसा नहीं होता है कि टकरा जाएगा या फिर बाधित होगा या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो इस टाइप से हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो देखने को, एज सच कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसी के अलावा जैसे पवन का जो प्रवाह है वो पहाड़ियों या फिर इमारतों के द्वारा ही बाधित नहीं। इसकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, क्योंकि अब एक्चुअली में इसमें जो पहली चुनौती है वो ये है कि अत्यधिक स्थापना लागत है, और दूसरी जो है वो अत्यधिक रख रखाव की है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई, एंड ये जो है ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई। या फिर हम कह सकते हैं कि चुनौतियां हैं अपतटीय पवन ऊर्जा को लगाने के लिए इंडिया के समक्ष है, ये चुनौतियां हैं। तो अत्यधिक स्थापना लागत, जैसे भारत में स्थानीय सब स्ट्रक्चर निर्माताओं और इंस्टॉलेशन जहाजों और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है। यहीं पर अपतटीय पवन टरबाइनों को तटवर्ती पवन फार्मों की तुलना में मजबूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है। वहीं उच्च स्थापना लागत का ये जो है ये कारण भी बन सकता है। यानी अगर हम भारत में बात करते हैं, भारत में जो स्थानीय सब स्ट्रक्चर निर्माता होते हैं, तब यहाँ पे उच्च स्थापना, जैसे क्या है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जैसे हम बात करते हैं कि स्थापना लागत, जो स्थापना कॉस्ट होती है वो
तो वो भी इसका कारण बन जाती है। वहीं इसमें जो है वो रख रखाव की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को ध्यान देने की जरूरत जो है वो ज्यादा होती है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी अत्यधिक रख रखाव की जरूरत होती है। जैसे हम बात करते हैं समुद्री लहरें और जो तेज हवाओं होते हैं, समुद्री लहरों और तेज हवाओं के कारण विशेष रूप से तूफान के दौरान जो है वो पवन टरबाइनों को नुकसान हो सकता है, जिसके कारण जो अपतटीय पवन फार्म है, अपतटीय पवन फार्मों को रख रखाव की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक महंगा हो सकता है। तो अगर हम जैसे अपतटीय पवन फार्मों की बात करते हैं, अपतटीय पवन फार्म जो है उनके रख रखाव की आवश्यकता, जो रख रखाव होता है उसकी हमें ज्यादा नीड देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा महंगा हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ से हमारी इस स्लाइड के बाद से जो है वो बेसिकली आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है एक्चुअली। इसका बहुत सिंपल रीज़न, आज की क्लास में जितनी भी नीतियाँ वगैरह बनी बची हुई थी ये लास्ट टॉपिक था। एंड आज के बाद से जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम यहाँ पर जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हमारा एनर्जी टेक्नोलॉजी कंप्लीट। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। जो पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन है, पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत यानी अलावा सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने क्या लाभ हो सकता है। पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के अलावा जो भी सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उत्पादन किया जाता है, एक्चुअली में उस से क्या लाभ हो सकते हैं आपको लाभ बताने हैं। प्लस इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या, यानी ये जो योजनाएं हैं, ये जो पहल है, इसमें सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या कोई इनिशिएटिव है जो सरकार के द्वारा लिया गया है, सरकार की प्रस्तुत पहल आखिर क्या है, उसके बारे में आपको बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहनीय यानी एफोर्डेबल, वहनीय यानी एफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, संधारणीय सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। यानी वहनीय यानी कि अफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच यानी साधारणीय सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों जो एसडीजी है उसको प्राप्त करने के लिए अनिवार्य क्या है। तो भारत में इस संबंध में क्या प्रगति हुई है, बेसिकली टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरत के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए। यानी कि जो ऊर्जा है उसमें जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है, इंडिया की नीड टाइम टू टाइम बढ़ते जा रही है। तो क्या भारत को नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए, इसमें आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। अब इसमें आप ऐसे तो लिख नहीं देंगे कि भारत की बढ़ती हुई जरूरतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो हाँ इंडिया को नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से तो आप आंसर लिख नहीं देंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट में भी आपको अपना जो है वो मत रखना है, और अगर नहीं सपोर्ट करते हैं तो भी आपको अपना मत रखना है। इस तरीके से अगर इंडिया को करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। वही नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की भी विवेचना करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन बातें हैं जो कि बतानी है। अब बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या है, भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत करना है। यानी जो भारत में नाभिकीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उसकी समृद्धि किस प्रकार से हुई है, उसे बढ़ावा किस प्रकार से हुआ है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, उसका आप सभी को एक रोड मैप प्रस्तुत करना है। और भारत में तीव्र प्रजनक रिएक्टर कार्यक्रम क्या लाभ इंडिया को मिले हैं, उन लाभों का विवरण भी आपको देना है। चलिए अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में।
तो देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्व की विवेचना संक्षेप में कीजिए। यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि जो देश में नवीकरणीय ऊर्जा के जो भी सोर्सेस हैं उनके प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है, लक्ष्य कितने प्राप्त किए गए, यानी जो टारगेट्स रखे गए थे तो उन कितने टारगेट्स को अचीव किया गया है। वहीं प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, एलआईडी क्या है, और इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत इसकी क्या महत्व है, तो उन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताना है। अब बात करते हैं आज के 6वें प्रश्न की। सौर ऊर्जा को उपकरण लागतों और टैरिफ में हाल के नाटकीय पतन के क्या कारक बताए जा सकते हैं। इसकी प्रवृत्ति के तापीय विद्युत उत्पादकों और संबंधित उद्योगों के लिए क्या निहितार्थ हो, यानी सौर ऊर्जा को उपकरण लागतों और टैरिफ में हाल के जो नाटकीय पतन है इनके क्या कारक बताए जा सकते हैं, और इनकी प्रवृत्ति के जो तापीय विद्युत उत्पादकों और उनसे संबंधित उपयोगों के लिए क्या निहितार्थ हो सकता है, वो आपको रीजन सहित इस बताना है। अब बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न की। परंपरागत ऊर्जा की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की हरित ऊर्जा पट्टी पर एक लेख लिखिए। यानी जो परंपरागत ऊर्जा में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं सभी कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की जो हरित ऊर्जा पट्टी है उस पर आप सभी को एक लेख लिखना। वहीं क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा स्वतंत्रता क्या होती है, ऊर्जा स्वतंत्रता है उसके बारे में आपको बताना है, और चर्चा कीजिए कि किस प्रकार भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र में परिवर्तित किया जा सकता है। वहीं क्या कारण है कि हाइड्रोजन की भविष्य के ईंधन के रूप में तारीफ, यानी जो हाइड्रोजन हमने पढ़ा ना, हाइड्रोजन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ना, तो अब आपको ये बताना है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जो हाइड्रोजन की भविष्य के ईंधन के रूप में यानी फ्यूचर ईंधन के रूप में काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। वहीं क्वेश्चन नंबर 10, विकिरण और उसके प्रभाव के संबंध में लिखिए। विकिरण यानी रेडिएशन के बारे में हमने बहुत देर तक बहुत कहानी पढ़ी ना, तो आपको बताना है कि एक्चुअल में रेडिएशंस होते क्या हैं, इनके प्रभाव जो है वो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, किस तरीके के प्रभाव जो है वो ह्यूमन पर हो सकते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 11, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है। सभी को मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि कितने टाइप्स के रिएक्टर है, उसमें से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में भी डिटेल कहानी पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर आपको डिटेल नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, आप उसकी क्षमता वगैरह बता सकते हैं थोड़ा सा। अब आपको ये बताना है जो सेकंड पॉइंट है इसका, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अप्रोच की हम बात करते हैं बेसिकली, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अप्रोच में आप देखिए कि हमेशा जो सेकंड पार्ट होता है वो ज्यादा रेलेवेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है और भारतीय संदर्भ में उसकी उपयुक्तता पर टीका कीजिए, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, भारत के परमाणु कार्यक्रम ने किस तहत देश की आर्थिक एवं रक्षा आवश्यकताओं में योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 के तहत जो भारत की जो परमाणु कार्यक्रम है उसने किस तहत यानी किस जो देश की आर्थिक एवं जो रक्षा आवश्यकताएं हैं उनमें किस प्रकार से अपना योगदान दिया है, उन योगदानों को आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा के आजकल के अधिकांश पारंपरिक स्रोतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए जिनको भारत में उपयोग में लाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बताना है कि जो ऊर्जा के आजकल के जो ज्यादातर जो पारंपरिक सोर्सेस हैं उन सभी का आपको संक्षिप्त परिचय देना है, और जिनको प्रेजेंट टाइम में आज के टाइम पीरियड में जो उपयोग में लाया जा रहा है वो किस तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है, क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी के बारे में आप सभी को बताना है। तो बेसिकली आज के क्लास में जो भी हमारी योजनाएं थी योजनाओं के बारे में देखा, प्लस उसके अलावा जो भी हमारे मेंस के क्वेश्चन हो सकते थे मेंस के क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप लिखेंगे इन क्वेश्चन तरीके से।
कोई भी आप सभी को डाउट होता है तो डाउट भी आप सभी लोग मुझसे जरूर आकर पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी लोग भटनेर आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी, प्लस वहां पर भी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा। सो ऐसे ही तमाम लेक्चर्स के लिए, प्लस हमारे भटनेर आईएएस में और भी बढ़िया बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, उन्हें भी वॉच करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। बस खाइए पिए मस्त रहिए, और अभी तो ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं यही सजेशन करूँगी कि ज़्यादातर बढ़िया घर में ही रजाई ओढ़ के रखिए, और बढ़िया से साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवाइज करिए, प्लस जो भी आप सब्जेक्ट और पढ़ रहे हैं उसमें भी ध्यान दीजिए और अच्छे से। Thank you so much.